नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। हम बात करने जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की। वो एक बड़ा हिस्सा जो है तो यूं बहुत खूबसूरत, लेकिन वहां से जो तस्वीरें सामने आई वो बहुत हैरान करती हैं, परेशान करती हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जो असंतोष बढ़ रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं वहां की खुद सेना जिम्मेदार है। सरकार के दो अहम अंग यानी सेना और पुलिस, ये दोनों ही अब आमने सामने आ चुके हैं और इसी मुसीबत की जड़ एक तरह से आसिम मुनीर, जिनकी महत्वाकांक्षाएं इसकी बड़ी वजह बताई जाती हैं। पूरी कहानी आपको बताएं, लेकिन उसके पहले आपको कुछ तस्वीरें मैं दिखाना चाहती हूं। उन तस्वीरों को आप देखेंगे तो बखूबी समझ पाएंगे। अब ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये खैबर पख्तूनख्वा की बताई जाती है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो सामने आया। ऊंचाई पर बैठे हथियारबंद पुलिस वाले सेना की गाड़ियों को रोकते दिखाई देते हैं। जरा दिखाइए, इसे फुल फ्रेम में दिखाते हैं। यहाँ पे जब ये पूरा काफिला गुजर रहा था तो कुछ पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोका। ये बख्तरबंद गाड़ियां थी वैसे। इस दौरान अब सोचिए कि पुलिस वालों ने आखिर सेना को क्यों रोका। अब इनका आरोप है कि सेना की ये जो गाड़ियां, ये जो काफिला नजर आ रहा है, उन गाड़ियों में आजाद कराए गए आतंकवादी हैं। जी हां, आतंकवादी, जिन्हें छोड़ने के लिए एक तरह से ले जाया जा रहा है। यह दावा है वहां पर मौजूद पुलिस कर्मियों का। अब पुलिस वालों का यह कहना है कि यहां से चले जाओ, जिस रूप में यहां पर तस्वीर नजर आई। ये जो तस्वीरें सामने नजर आती हैं ये स्पष्ट दर्शाती है कि कैसे अब यहां की खुद की सेना के खिलाफ ना सिर्फ आवाम, खुद सुरक्षाकर्मी भी उतर कर आ चुके हैं। दरअसल पहले से ही बगावत की आग में जल रहे खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस और पाकिस्तानी सेना के बीच में टकराव की खबरें सामने आई। अब खबर तो ये भी है कि बन्नू जिले में पुलिस कर्मियों ने विरोध करते हुए अपनी ड्यूटी का एक तरह से बहिष्कार तक कर दिया। हालांकि इस प्रदर्शन की एक वजह 7 पुलिसकर्मियों का तबादला भी हुआ, ये भी बताया गया। मुख्य मुद्दा आतंकवाद विरोधी अभियान में सेना के दखल देना एक तरह से बताया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने सेना पर आतंकवाद विरोधी अभियानों में दखल देने और अभियानों के दौरान जो आतंकवादी संदिग्ध उग्रवादी पकड़े गए उन्हें रिहा करने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया। साथ ही दबाव का विरोध करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने के आरोप भी लगाए। अब पुलिस ये दावा कर रही है कि उनके पास में वीडियो सबूत हैं जिनसे ये पता चलता है कि दबाव में रिहा किए गए संदिग्ध आतंकवादियों को सेना फिर से बसा रही है। खबरें हैं कि पिछले साल खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ने सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान के सैन्य खुफिया तंत्र पर आरोप लगाए थे। जब भी प्रांतीय पुलिस संदिग्ध आतंकवादियों को पकड़ती है, एक्शन लेती है, तो पाकिस्तान की सेना उसमें दखल देने लग जाती है। यह बार बार उनकी तरफ से दोहराया गया। यकीन ना हो तो सुनिए। खतर न वखा दगा काफी दी नो दा हरकत बंद का ओ कनी बिया से टोला की सर न कहूं मन दडो न जगे जदा से लेवनाय मारवाती चापकू हार्ड गेट बांधे कुम खलक गट के ओ पर आजमक गेट उबा से वस पायदल है नो रपई इशारे दगा इशारा काफी दा अच्छा कुम गाडो छे बा से अगा दे तपतल छे मुकम्मल स्तीने शीशी लास्तरवनी सा जान मर बाने बे इजाता कवा मर बांदर बास वीडियो गाने ज सिर्फ और सिर्फ अल्लाह गवाह रखाऊं चे दे मुल्क पारा मुजगलियो मुल्क नशौ मुल्क भी इज्जती के दे पाकिस्तान भी इज्जती के दी ओ चे दा कुम दे किराए उजरत्यान दे कातलान दी नाम को दे पछतान दा पकाना पश्तून भी इज्जता के दी दा अल्लाह गवाह रखाऊं चे दगा न मुज ब्रेक तप शवर वडे दा इन ब्रेक मो सका वलायदा से अब दाई व खबर जरा खन द स्टेज वकरा जेलिश की। तो ये अब नाराज पुलिस कर्मचारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं जो अपनी ही सेना, अपनी ही सरकार पर नाराजगी जताते हैं। आरोप पाकिस्तानी सेना पर लग रहे हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को इस बात की खबर नहीं होगी, या यूं कहा जाए कि सेना पर अपनी लगभग पूरी पकड़ बना चुके CDF आसिम मुनीर के इशारे पर ही ये काम किए जा रहे होंगे, इसमें भी कोई शक नहीं। क्योंकि पाकिस्तान की जो संसद है उन्होंने ही CDF आसिम मुनीर की शक्तियां तो बढ़ा दी और उन्हें जिस तरह से असीम ताकतें दी, उनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं। पाक के सभी सैन्य अभियान, तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों से जुड़े मामलों में और भी ज्यादा अधिकार दे दिए। यहाँ तक कि मुनीर को सैन्य कर्मचारियों के रिटायरमेंट, नौकरी से निकाले जाने, आयु सीमा में बदलाव करने के सारे अधिकार दे दिए हैं एक व्यक्ति को।
सिंध में भी अब लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां पर भी लोग पाकिस्तान को 12 प्रांतों में बांटे जाने के मुनीर प्लान का विरोध कर रहे हैं। या कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुनीर जानबूझकर ऐसे काम कर रहे हैं ताकि लोगों में असंतोष बढ़े, उसकी आड़ में तख्ता पलट को अंजाम दिया जा सके? बड़े सवाल, क्या मुनीर सेना खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के खिलाफ साजिश रच रही है? क्या पाकिस्तानी सेना पर बड़े अधिकारी लेने के बाद अब मुनीर की महत्वाकांक्षा राष्ट्रपति जैसा अहम पद पाने की है? क्या मुनीर सेना की हरकतों की वजह से लोगों का गुस्सा अब शहबाज सरकार के खिलाफ नहीं बढ़ जाएगा? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से मिलवा देती हूँ। डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड विंग कमांडर आलोक सहाय मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल एसके मलिक मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। कश्मीरी एक्टिविस्ट तस्लीमा अख्तर मेरे साथ कनेक्ट हो रही हैं। पाकिस्तान से डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर नदीम शेख कनेक्ट हो रहे हैं और पाकिस्तान से जर्नलिस्ट हैदर हयात खान भी कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं इस चर्चा की शुरुआत सहाय सर आप ही से करना चाह रही हूँ। मुझे ज़रा ये बताइएगा, क्योंकि जिस तरह की जो तस्वीरें सामने आई थी वहाँ पर ये कहा गया बख्तरबंद गाड़ियों में वो तमाम ऐसे आतंकवादी उग्रवादी हैं जिन्हें पहले पुलिस ने पकड़ा और उसको एक तरह से रिहा कराने की कोशिश या उनको पकड़ कर लेकर जाने की कोशिश पाकिस्तान की सेना की है। आखिर क्या मजबूरी बन गई होगी पाक सेना की इन आतंकियों को छुड़ाने की या उनको रिहा करने की, उनका सहारा लेने की? नैना जी नमस्कार। देखिए, ये पाकिस्तान जो है बार बार एक्सपोज होता है। इन्होंने जिस तरह से दहशतगर्दी फैला रखी है, जिस तरह से ये गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट का इनका कॉन्सेप्ट है, जो इनका साथ देता है वो अच्छा टेररिस्ट है, टेररिस्टों का इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो भारत के खिलाफ होता था, अभी वो खैबर पख्तूनख्वा में वहां के अवामों के खिलाफ उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कारण वहां पर टीटीपी और दूसरे फैक्शंस के बीच में घमासान मचा हुआ है। और अब वहां देखिए, अब इससे ज्यादा प्रूफ क्या हो सकता है कि वहां बन्नू की पुलिस वाले खुलेआम आके बोल रहे हैं कि हमारे पास वीडियो है, हम ये वीडियो जारी कर देंगे तो पाकिस्तान की फजीहत हो जाएगी कि आप टेररिस्ट को जबरदस्ती यहाँ से, हमारे यहाँ से जेलों से छुड़ा करके आप ले जा रहे हैं जबरदस्ती, वो भी। तो इसकी वीडियो बना रखी है उन्होंने। मैं तो कहूंगा कि ये वीडियो एक्सपोज होना चाहिए। और देखिए, वहां पे जैश ए मोहम्मद और जो हिजबुल मुजाहिदीन ग्रुप है वो भी खैबर पख्तूनख्वा में एक्टिव है। और ये पाकिस्तानी सेना के टट्टू है, वहां पर ये पाकिस्तानी सेना की तरफ से आकर के कश्मीर में और विभिन्न जगहों पर ये हंगामा करते हैं और मारकाट मचाते हैं, कत्लेआम करते हैं। तो इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि ये जो आतंकवादी हैं जो पाकिस्तानी सेना के पाले हुए थे, उसको पाकिस्तानी सेना वहां प्रोटेक्शन देने के लिए जबरदस्ती छुड़ा करके ले गई है, और जिससे वहां के लोग जो है और वहां की पुलिस बहुत ज्यादा नाराज होकर के सड़कों पे आ गई है। और ये अब पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान को एक्सपोज करना पड़ेगा कि ये जो इस पूरे दक्षिण एशिया में और इस क्षेत्र में जो दहशतगर्दी और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पालता पोसता है पाकिस्तान, ये इस पूरे क्षेत्र के लिए खतरा बन जाएगा। और इस पर पूरे विश्व के सारे देशों को, इंटरनेशनल बॉडीज को मिल करके कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, तभी पाकिस्तान पे लगाम होगा और तभी इस क्षेत्र में शांति होगी। नहीं तो पाकिस्तान इस पूरे क्षेत्र को दहशतगर्दियों से भर देगा। जी हाँ। और देखिए सर, खासतौर से अगर खैबर पख्तूनख्वा तो बड़ा एक सेंसिटिव एक तरह से रहा भी है। मैं जल्दी से इस पर रिएक्शन मेजर नदीम शेख का लेना चाह रही हूँ। मेजर नदीम शेख, अब खासतौर से एक बड़े क्षेत्र में सेना वर्सेस अगर पुलिस का साथ यहाँ पर देखा जा रहा है, सेना वर्सेस पुलिस आमने सामने नजर आती है। सिर्फ इस वजह से यहाँ के पुलिसकर्मी नाराजगी जता रहे हैं कि भाई जिनको वो पकड़ रहे हैं, जो आबो हवा बिगाड़ रहे हैं, जो दहशतगर्द हैं, पाकिस्तान की सेना उनको रिहा कर ले जाती है चुपके चुपके। ऐसी क्या मजबूरी आ गई सर? मेजर नदीम शेख, ऑडियो अनम्यूट कर ले सर। देखिए, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है और इस तरह के वाकयात जमहूरियत में होते रहते हैं। और हमारे यहाँ ये कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि फौज ही ऑपरेशन कर रही है और फौज ही इस वक्त केपीके में इस तरह के आप कह लें कि एक तरह से कस्टोडियन है। तरह के पाकिस्तान में ही होते हैं क्या मेजर नदीम शेख? मतलब बड़ी हैरान कर देने वाली बात है, जहां पर सेना और पुलिस आमने सामने और पुलिसकर्मी नाराजगी जता रहे हैं, वो तो काम करने से मना कर दे रहे हैं। वो बोले भाई हम आखिर किस चीज के लिए करें, हम दहशतगर्दों को हटाते हैं, सेना उठाकर वापस ले आती है। देखिए, सेना तो खुद इन्वॉल्व है वहां ऑपरेशन पे, और आप सारे मीडिया, आपका सारा मीडिया शोर यही मचा रहा होता है सेना के ऊपर
कि जी ये दहशतगर्द और तहरीक तालिबान और बलूचिस्तान में ये हो रहा है। बात ये है कि ऐसे वाकयात देखिए इंडिया में ज्यादा होते हैं, पाकिस्तान में तो फिर भी कम है। आपको अच्छी तरह से पता है कि किस तरह से अभी 80 अगस्त के अंदर अगर आप देखेंगे तो आप देखें कि कारगिल में वहां सिविलियंस ने फौजियों को मारा है, वो वहां पे जा रहे थे। और ये आप ही की क्लिप से मेरे पास ये जो आपके चैनलों के कि कारगिल में इसी अगस्त की बात कर रहा हूँ 2026 की सरासर है, तो ये देख लेंगे, अगर कहेंगे मुझे नंबर देंगे मैं क्लिप भेज दूंगा। इसी अगस्त में कारगिल में सिविलियंस जो टूरिस्ट थे वो जा रहे थे तो उनके साथ झगड़ा हुआ, जो चेक पोस्ट पे फौजी थे और सिविलियंस ने फौजियों को मारा है, ठीक है, पथराव किया है, उनको भगाया है। दूसरी चीज आप अगर इसी तरह से ये सारे हर साल आप क्या मैं आपको बता दूं, सुनिए मेजर नदीम शेख, आप तक जो क्लिप पहुंची मैं बिल्कुल समझ गई आप किस क्लिप का जिक्र कर रहे हैं, किस वाक्य का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन हमारे एक कहावत है, अधजल घघरी छलकत जाए। आधा अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। जो घघरी में जितना अगर आधा पानी होगा ना वो ज्यादा छलकता है। तो ये आधा जो आपके पास में मैसेज पहुंचे ये बड़ा खतरनाक हो गया। आपने उसका एक हिस्सा तो देखा, आपने सुनिए वहां पर एक महिला नाराजगी जता रही थी, आपने वो देखा। वहां पे तमाम लोग, क्योंकि उस ऑपरेशन के दौरान जिस जगह पे लोगों को रोका गया तो लोगों ने नाराजगी जताई, बड़ी संयमता के साथ में वहां पर उन तमाम सुरक्षा कर्मियों ने देखा भी। आप ये सोचिए कि पाकिस्तान में महिलाएं या पाकिस्तान में जो तमाम लोग खड़े हो पाते कि अब तक तो गोलियों से बूंद दिया जाता। तस्लीमा कुछ कह रही है ये अभी आपके यहाँ कॉकरोच पार्टी ने कितना पुलिस वालों ने, बिल्कुल देखिए प्रदर्शन ऐसे होते हैं सर, प्रदर्शन ऐसे होते हैं। वाह वाह, आपने कितनी अच्छी बात कही, आपको मुझे लगता है सीखना भी चाहिए। तस्लीमा। आदाब, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद एवरीवन। मैं नदीम साहब को ये कहना चाहती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पाकिस्तान हमारे इंडियन सीजीपी के प्रोटेस्ट के साथ कभी कंपैरिजन कर ही नहीं सकता है। वहां ढोल बज रहा था, वहां डीजी बज रहा था, वो नाच रहे थे, हमारी पुलिस उनको खिला रहा था, वो उनको खिला रहे थे। वो एक वर्ल्ड वाइड एक बिल्कुल एंटी प्रोटेस्ट था। वो मार के कचूबा निकाल दिया बेचारों का जंतर मंतर पर, जो मार वहां पर कर रहे थे पीओजे के इनोसेंट अवाम के साथ, ठीक है। और दूसरी बात, जिस लेडी की बात आप कारगिल की कर रहे हैं, हमारे फौजियों को पता है कि आपकी घिनौनी हरकतें जो आपने टेरर इंडस्ट्री पाल रखी है वो कब क्या घुसपैठ करे। इनवाइट भेज के तो नहीं आते, चोरी करके घुसपैठ करके आते हैं। उनकी जिम्मेदारी है उनको प्रोटेक्शन करना और उनको दिखाना कौन सी जगह जाने के काबिल है और कौन सी जगह जाने के काबिल नहीं है। फिर भी आप देखो वो लेडीज जितना नाराजगी जला रही थी या चिल्ला रही थी उन पर, मगर हमारी इंडियन आर्मी को और पुलिस को कितना सब्र है, किस तरीके से वो उनको पेशेंस के साथ हैंडल करते हैं पब्लिक को, और किस तरीके से पथराव किया बच्चों पे। आपकी पुलिस ने पथराव किया बच्चों पे, जंतर मंतर पे, बेचारों पे। देखो वहां अगर सिविलियन छोटे बच्चों को तो छोड़ देना। मेजर नदीम शेख सुनिए, पहली बात तो ये कि जंतर मंतर जैसे प्रोटेस्ट को लेकर मुझे लगता है कि सीखना चाहिए पाकिस्तान को कि प्रोटेस्ट का ये तरीका भी हो सकता है, कितनी शालीनता से। ऐसा नहीं है आप जो अभी प्रोपोगेंडा क्रिएट करने की कोशिश करें, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिन्होंने किया ऐसा नहीं है कि जहां कहीं पर कुछ नहीं हुआ, जिन्होंने किया उन पर एक्शन लिया क्या। और एक्शन ये देखिए, ये आवाम की आवाज बुलंद करने की ताकत और लोकतंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण है ये कि यहाँ पर उस प्रदर्शन का इम्पैक्ट हुआ। पाकिस्तान में क्या ये संभव है? पाकिस्तान में जो लोग सड़कों पर उतर कर आए, क्या वहां पे उसके बाद में उन लोगों की आवाज सुन के कोई इस्तीफा हो सकता है क्या? अरे आप ये बता दीजिए, क्या इस्तीफा दे सकते हैं आपके प्रधानमंत्री, आपके मुख्यमंत्री, आपके यहाँ जिस तरह से प्रदर्शन होते हैं? खैर उधर की तरफ ना जाइए। एक लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण है हिंदुस्तान का ये जंतर मंतर का प्रोटेस्ट। अगर आप पाकिस्तान के प्रोटेस्ट की बात करें तो उसका 1% भी नहीं है। वहां पर आप उसको जो प्रोटेस्ट के लिए उतरते हैं सर, आप उसे बना देते हैं पूरा कब्रिस्तान बना देते हैं। अच्छा ये सब छोड़िए, खैबर पख्तूनख्वा की जरा मैं रुक कर लेती हूँ। मैं हैदर हयात का रुक करते हुए, हैदर हयात खान, जिस रूप में ये बड़ी तस्वीरें सामने आई, हालांकि ये जो पहली अभी मेजर नदीम शेख ने भी कहा कि पहला ऐसा वाकया नहीं है, लगातार खैबर पख्तूनख्वा बड़ा सेंसिटिव रहा है खासतौर से टेररिज्म एक्टिविटीज को लेकर। वहाँ की जो पुलिस सर्विसेज हैं वो ये कहती भी रही हैं कि एंटी टेरर जो भी ऑपरेशंस होते हैं उसमें सेना का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है और उनको ओवर रूल कर लिया जाता है।
क्या ये वही नाराजगी नजर आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नैना, आपने मेजर नदीम साहब की गुफ्तगू के दौरान एक बड़ी अच्छी बात की थी कि जब आधा अधूरा सच होता है ना वो बड़ा खतरनाक होता है। तो आपकी आज की जो सारी स्टोरी की बुनियाद है ना, वो बुनियादी तौर पर आपकी इस बात पर मनोन पूरा उतरती है आधे अधूरे सच के ऊपर। पहली बात तो ये कि जिस शख्स की आप ये वीडियो चला रहे हैं, मैंने अभी बड़ा कंफर्म किया है, जब आपके प्रोड्यूसर ने मुझे स्टोरी भेजी तो मेरी बनू में उनके एडमिनिस्ट्रेशन में काफी लोगों से बात हुई। इस शख्स का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा पुलिस से कोई नहीं, इसका ताल्लुक है अमन कमेटी से, जो बुनियादी तौर पर सबसे पहले लकी मरवत और उसके बाद बनू में जब एक पुलिस चौकी के ऊपर हमला हुआ जो भारतीय स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट्स ने हमला किया था, उसके बाद बनू में एक अमन कमेटी बनी थी। ये शख्स इसका ताल्लुक वहां से है, पहली बात। दूसरी बात जो आपने कहा कि पुलिस और जो हमारी आर्मी है उसके दरमियान भी वहां पर रिफ्ट है, तो इस वक्त जो डीपीओ है बनू के फुरकान साहब, या डिप्टी कमिश्नर है फहीम खान साहब, या असिस्टेंट कमिश्नर है मोहम्मद उमैर अवान, ये लोग बहुत बेहतरीन अंदाज में जेल्ड है इस वक्त आर्मी के साथ, और मिलकर इस वक्त वहां पर इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट्स का कलाकमा करने में मसरूफ हैं ये। और मिलकर हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और हमारी आर्मी, ये मिलकर वहां पर इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट्स का कलाकमा कर रही है। दूसरा, यहाँ पर ये मेजर साहब ने मेरा ख्याल है कि आपकी इस बात को इस वजह से सेकंड कर लिया। मेजर साहब बड़े मासूम है, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, कराची से हैं, कराची वाले हमारे दोस्त बड़े मासूम होते हैं। वो आपके प्रोपेगेंडा में आ गए और उन्होंने आपकी बात पे इस तरीके से कमेंट कर दिया। अदरवाइज ये फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस शख्स का ताल्लुक कोई खैबर पख्तूनख्वा पुलिस से नहीं है। फिर यहाँ पर सीजेपी के प्रोटेस्ट की बात थी कि सुनिए ना, बड़े मासूम है पाकिस्तान की सेना है, और आपने मेजर नदीम शेख साहब को क्या इतना हल्के में ले रखा है कि कोई भी उनको बातों में मैनिपुलेट करेगा? चला रहे भैया, वो पाकिस्तान सेना के मेजर हैं, उनकी ट्रेनिंग इतनी सख्त रही है, क्या एक एंकर उन्हें मैनिपुलेट कर पाती है? अरे वो ग्राउंड ऑपरेशन का हिस्सा रहे हैं। मेजर नदीम शेख को आपने हल्के में ले लिया। बुनियादी तौर पर लगा के नैना सच बोल रही हैं, उनको ये लगा कि आप सच बोल रही हैं, उनको ये नहीं पता था, उनको ये मैंने तो सुना था कि उड़ते परिंदे के पर गिरने थे प्रोपेगेंडा करने और आप एंकर को आप उनकी बातों में आ गए। अच्छा, आपकी इस बात पे कुछ साहिद सर कुछ कह रहे हैं, फिर मैं रुक करूंगी कर्नल मलिक का भी। जी साहिद सर। हैदर हयात साहब, थोड़ी सी हया रखिए, मैं यही गुजारिश करूंगा। देखिए, मैं आपको एक फैक्ट दे रहा हूँ, आप फैक्ट पे बात कीजिए। हवा पे साहब, अभी तो मैंने आपको मैं फैक्ट पे, अच्छा मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूँ, हवा में बात नहीं करूंगा, ना मैं करूंगा ना आपसे गुजारिश करूंगा। इस साल, सिर्फ इस साल 2026 में कितनी बार पाकिस्तानी फौज ने वहां के अवामों पर गोलियां चलाई हैं और कितनी बार भारतीय फौज या भारतीय पुलिस ने अपने यहां गोलियां चलाई हैं, इसका डाटा मैं आपको दूं। 4 बार हो चुका आपके यहां। मार्च 2026 में कराची में नेशनल वाइड प्रोटेस्ट में हुआ था, डेट वाइज रखा हूं, गूगल पे जाइएगा आपको मिल जाएगा सारा। जून 2026 में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हुआ था। जुलाई 2026 में फिर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में इलेक्शन के टाइम हुआ था, गोलियां चली थी। और अगस्त 2026 में इस्लामाबाद में रावत कैंपस पर गोलियां चली हैं। ये तो मैं सिर्फ आपको इधर के बता रहा हूं, मार्च से लेकर अभी तक। आप मुझे एक डाटा बताइए जहां हिंदुस्तान की फौज या पुलिस ने यहां के प्रोटेस्टर्स पर गोली चलाई है। मैं आपको अभी का बता देता हूं, ये जो जंतर मंतर पे जो कुछ हुआ है, यहाँ पर गोलियां चली, यहाँ पर पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया, आपके ऑपोजिशन गोलियां चले। एक बार दिखा, एक जगह भी दिखा दीजिए, एक न्यूज भी दिखा दीजिए वर्ल्ड मीडिया का। को तैयार नहीं थी। आलोक साहब, विंग कमांडर साहब, आपने मुझसे सवाल किया है, मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूँ। गोली चलने की आवाज सुनी थी क्या हैदर हयात खान? सुनिए ना, जंतर मंतर की अगर जब बात करें खैबर पख्तूनख्वा, आपको याद आ रही है जंतर मंतर की। मैं आपसे बात करूंगी बलूचिस्तान की, आप पहुंचाएंगे वॉशिंगटन, मैं आपको लेकर जाऊंगी। सुनिए पीओके, आप पहुंचाएंगे चाइना, आप पहुंच जाएंगे चाइना। इसी से आपको शर्म आनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि आपके यहाँ सरकार और पुलिस क्या सेना क्या हो चुकी है।
आप अपने जनरल को चाहिए ह्यूमन राइट्स की क्या आपकी कदर है कि आप अपने सेनाध्यक्ष को बोलते हो, लीगल पावर दे देते हो कि जिंदगी भर उसके ऊपर कोई कानून नहीं लागू होगा, कोई उसको सजा नहीं होगी, चाहे वो कितना भी कत्लेआम मचा दे। हैदर हयात खान साहब सुनिए ना, जो झूठ बोल बोल कर एक बड़े देश पर कब्जा कर ले, जो झूठ बोल बोलकर अपने एक हिस्से की आवाम का कत्लेआम करते रहे, उन्हें शर्म नहीं आती, और जो सच और लोकतंत्र को स्थापित करे उन्हें शर्म आए। मुझे तो शर्म की मुझे कोई परिभाषा ही समझ में नहीं आती। अरे एसके मलिक साहब, मुझे ये परिभाषा ही समझ में नहीं आती। अच्छा, मैं जल्दी से कर्नल मलिक साहब को चर्चा में लेकर आना चाह रही हूँ, एंटर कराना चाह रही हूँ। मलिक साहब, अच्छा, हैदर हयात खान साहब की नाराजगी की वजह क्या है? खैबर पख्तूनख्वा में जो तमाम सड़कों पर लोग उतर कर आज सामने आए, पहले तो हम देख रहे थे प्रोटेस्टर्स अपनी मूलभूत समस्याओं को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब सुरक्षा कर्मी ही खुद आ रहे हैं। वो कह रहे भाई, अगर हम सेना के अनुसार काम नहीं करते, तबादले मनमर्जी से कर दिए जाते हैं। हम जो एंटी टेरर ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं, जो वाकई में दहशतगर्द हैं, ये उनको छुड़ाकर वापस ले आते हैं, हम तो काम नहीं करेंगे। ये इतनी मजबूरी क्यों बन चुकी है पाकिस्तान की सेना के लिए आतंकवादियों का गठजोड़? नैना जी, सभी मेहमानों को बहुत सारा नमस्कार। देखिए, हैदर साहब की क्या प्रॉब्लम क्या नहीं, पर मुझे शिकायत नदीम साहब से है। नदीम साहब, आप तो ऐसे न थे, किसकी कहानियों के चक्कर में आ गए आप हैं? ये जो कहानी देते ना, आप मत आया करो, आप फौजी हो, आप इनके चक्रों में मत आओ। ये कहानियां जो देते हैं, जंतर मंतर डेमोक्रेसी का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, अपनी आवाज उठाने का, अपनी आवाज को करने का। चलो, बहुत लंबी वो हो जाएगी बातचीत। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ पूरे मेरे पाकिस्तान के दोनों मेहमानों से कि देखिए, आपकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि जी आप प्रोग्रेस करो, आपकी प्रॉब्लम ये है आपका पड़ोसी कैसे आगे निकल रहा है, आगे निकल गया है। आप तो हमसे आगे थी ना 50s में, इवन 60s में भी आपकी पर कैपिटा इनकम हमसे ज्यादा थी। अब कैसे सीढ़ियां चलना कैसे भूल गए आप? क्योंकि आपने भारत का विरोध करते करते नफरत का चोगा उड़ लिया, और नफरत का चोगा इतना हो गया कि आप जो वहां की सेना है इसकी। नदीम साहब, मैं थोड़ा सा, आप मुझे इजाजत देंगे इस बात की? नदीम साहब, देखिए क्या होता है, आप हर देश के पास एक सेना होती है, आपकी सेना इतनी एग्रेसिव भारत के खिलाफ क्यों है? समझने की बात है, बहुत इसमें बहुत ज्यादा किसी गहराई की समझने है। क्योंकि आपकी सेना का वजूद इसलिए, जब तक भारत के खिलाफ आग उगलती रहेगी तो वो सेना कहलाएगी, लोगों को एकत्रित करने में इकट्ठी रहेगी। और उनके जो हेड्स है ना, जो पास्ट में याया खान और इस टाइप के जितने भी लोग आए हैं, वो एक्चुअली पावर में काबिज होने में सक्षम रहते हैं, और सक्षम रहने के साथ साथ फिर वो अपना पैसा निकालते हैं और विदेशों में आइलैंड पे जाके अपनी प्रॉपर्टी खरीद के अपने परिवारों को सेव करते हैं। उनको पाकिस्तान की आम जनता से कोई खा का मतलब नहीं है, चवन्नी का मतलब नहीं है, उनको मरती है जनता मरे। अब मैं जनता पे आता हूं, अभी बहुत दिनों की बात थोड़ी है, पीओजे के अंदर क्या हो रहा था? आपके तो जो वहां के लोकल लीडर थे, जो खान साहब थे, और इसके साथ साथ जो वहां के मीर साहब थे, नवाज मीर साहब, वो क्या कह रहे थे बिल्डिंग पे चढ़ चढ़ के कि पाकिस्तान के हम इनके बहकावे में आ गए। इन लोगों ने, इनकी फौज ने, मतलब आपके वो आम लोगों को नहीं, आपकी जो पौध तैयार की गई है, एक्चुअली जो मौलवियों की जो एजुकेशन है, उसने कभी नहीं सिखाया इंसानियत। वो इंसानियत का चौगा पहन के नफरत सिखाते हैं, जिहाद के लिए छोटे बच्चों को तैयार करते, कमर में बांध देते हैं बम और बोल देते हैं बटन दबा के जा बेटा तू तो जा। तो यही कारण है कि जो मीर साहब जब चिल्ला रहे थे बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर कि AK-47 हमारे बच्चों के हाथ में देके उनको फेंक दिया गया भारत के कश्मीर की तरफ और बटन दबा दी गई यहां से। क्योंकि देखिए, कोई भी देख ले, पीओजे के देख लिए, खैबर पख्तूनवा देख लीजिए, या कहीं भी देख, लोग अपनी बुनियादी चीजों पे रो रहे हैं, इन द सेंस शासन से मांग रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट मांग रहे हैं, और एस्टेब्लिशमेंट कान पे लगा के पट्टी, आराम से चश्मा लगा के काला बैठा हुआ है, उनको कोई मतलब ही है उनसे। और रही बात ये नैना जी, अगर बात करें पाकिस्तान की सेना की, पाकिस्तान की सेना के लिए तो एसेट्स ही टेररिस्ट, उनके तो एसेट्स है ना। उनको ये लोग क्या करते हैं, एक जगह से पकड़ते हैं, दूसरी जगह अगर वो पकड़ में भी आ जाते हैं पुलिस की, तो उनसे निकाल के वो रीडिप्लॉय करते हैं, उनको डिप्लॉय करते हैं, डिप्लॉय। और जैसे ही हमने, आप देखो लास्ट ईयर जो हमने इनका जो एक मरकज जो बर्बाद किया था, जो बताते हैं नया दोबारा से बन गया, अब वहां पे जितने टेररिस्ट मारे गए थे उनके पूरी फौज लाइन में खड़ी थी। मुझे तो ये भी संदेह होता है कि कहीं जो मारे गए कुछ लोग आर्मी के तो नहीं थे, जो मरकज के साथ मिलकर ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, होते हैं ये।
तो मेरे ख्याल से इन बातों को थोड़ा अंदर से गौर करने की जरूरत है। लेकिन मैं इस बात पे शायद मैं थोड़ा अनजस्टिफाइड इसलिए हूं, खुद कहता हूं कि फैंटेसी वर्ल्ड इज द नेम ऑफ द पाकिस्तान, तो आपसे मानने की उम्मीद क्या करूं मैं। ठीक है हयात साहब, तो इतना ही मुझे हैदर हयात खान। अच्छा नैना, पहली बात तो ये, आलोक साहब ने एक सवाल किया था विंग कमांडर साहब ने, मैं उनको भी जरा रिस्पॉन्ड कर दूं। मैंने जंतर मंतर का तो हवाला दे दिया, मैं एक बड़ा वाकया भूल गया। आपकी आर्म्ड फोर्सेस ने पुलवामा में आपके सीआरपीएफ के लोगों को मरवाया। आपकी आर्म्ड फोर्सेस ने पहलगाम में, आपकी आर्म्ड फोर्सेस ने गुज़िश्ता साल 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 सिविलियंस को मारा। मलिक साहब, मैंने आपका प्रोपेगेंडा कितनी खामोशी से सुना है, तो जरा इज्जत तहजीब के दायरे में रहकर आप भी जरा खामोशी से फिर पानी लेके आ गए आप। ये कहानी कुछ ऐसा है ना नैना जी, एक्चुअली क्या होता है कि एक तो होता है, एक तो होता है मोटी खाल और एक तो है चिकना खाल। लेकिन जब मोटी खाल चिकनी हो जाए क्या कहोगे आप उसको? हैदर साहब ये कहां से कहानी ला रहे हो? अरे हमारी जा रही थी, हमारी जो आपको सब मालूम, खैर मैं दोहराना नहीं चाहता, आपके भेजे हुए डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है ये लोग, जो भर के गाड़ी में और बारूद भर के घूमते रहते हैं और गाड़ी में टकरा जाते हैं। ठीक है, ये मानते हैं कि आप सफल हुए, हमारे सैनिकों की जान लेने में आप सफल हुए, लेकिन उसके बाद इतना जो मजा चखाया शायद उसका टेस्ट अब तक भूले नहीं होंगे आप। और भारतीय एजेंसी इस बात के लिए ठीक है, हम आपके बात बताइए, अगर भारतीय एजेंसी आप अभी कह रहे थे कि भारत की जो लोग भेजे हुए काम कर रहे हैं वहां पे, आपकी वो नंबर 1 एजेंसी क्या कर रही है? आसाई, जिसको नंबर 1 कहते हो आप नंबर नहीं कहते हो, आप कहते हैं नंबर 1 है एनडीए की तरफ। एनडीए हर चीज एनडीए पे दोष, एनडीए हर चीज, तुम्हारी ऑक्सीजन हमने एनडीए ने भेज रहा है ना। अगर हम तुम्हें एनडीए भेजे तो हम अगर गलत करोगे तो ठीक करने का भी तो अधिकार है। ये जो एनडीए है, ये इस एनडीए ने और एनडीए की जो एनडीए है उसने वैसे ही सबकी बैंड बजा कर रखी है। वेल, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं तस्लीमा का ही रुख कर लेती हूँ। तस्लीमा, हैदर हयात खान को बार बार खासतौर से पीओके, खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान का जब जब जिक्र आता है तो वो एक तरह से अपनी पूरी गाड़ी का डायरेक्शन मोड़ देते हैं जम्मू कश्मीर की तरफ। जम्मू कश्मीर में सेना की बड़ी भूमिका किस तरह से है, खासतौर से टेररिज्म को कंट्रोल करने को लेकर, और ना सिर्फ टेररिज्म को कंट्रोल करने को लेकर, पाकिस्तान के मुकाबले अगर हम देखें, खासतौर से इस पूरे इलाके में डेवलपमेंट हो, जो ना सिर्फ सुरक्षा बल्कि जिस रूप में मदद आगे बढ़ाते हैं, उसकी जरा तस्वीर इन्हें दिखा दीजिए एक। तस्लीमा, मैं हैदर हयात साहब को ये कहना चाहूंगी, अभी इसने जो पुलवामा की जिक्र छोड़ी है, क्योंकि ये कश्मीर पर बात आई है, मेरे कश्मीर पर, मैं उसको कहना चाहती हूँ जितना भी खून नहीं है तस्लीमा साहिबा, आपका कश्मीर नहीं है, कश्मीर जिसका है वो अच्छे से आप भी सुनिए ना, जितना खून आपने यहाँ के शहीदों का बहाया है ना, हमारी इंडियन फोर्सेस का उस दौरान पुलवामा अटैक में, वो सारा खून दरिया में जो चलता बहता गया आपके पाकिस्तान पहुंचता गया ना, वो खून का एक एक कतरा आपके पूरे पाकिस्तानी सेना से बदला लेगा। आप इस चीज से इत्तेफाक रखो या ना रखो, आज वो भी मकबूजा कश्मीर में हर 9 निहत्ते कश्मीरियों पर बंदूक लिए एक घटिया भारतीय फौजी खड़ा है, और आपको शर्म नहीं आती यहाँ पर बैठकर ये बात करते हैं महज चंद सिक्कों के लिए? आपने अपना ज़मीर बेच दिया है, आप पीओजेके में कुछ कर नहीं पाए, आप पाकिस्तान में कुछ कर नहीं पाए, पीओजेके में क्या ही कर पाओगे? वो तो इलीगल हासिल किया आप लोगों ने, लीगल ऑक्यूपाइड है वो, तकरीबन 80 साल के अंदर मकबूजा जेर कब्जा पाकिस्तान के। हैदर हयात खान, अरे रुको जरा, हैदर हयात खान, तकलीफ कहाँ है? मुझे एक बात बताओ, आपको भारतीय फौजियों से दिक्कत, आपको मेरे सबसे खूबसूरत जम्मू कश्मीर के हिस्से से दिक्कत, आपको भारत के लोकतंत्र से दिक्कत, अरे बहुत ज्यादा पीछे मत जाइए, मैं आ रही हूँ साहिद सर, बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। सबसे जो आपके, मैं वही अलग अलग चीजों को देख रही थी, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं अली अमीन गांडपुर, उनकी तरफ से उन्होंने क्या बात कही, आईएसआई और सेना पर आतंकवादियों को अपने लोग बताकर रिहाई करने का आरोप लगाया गया ना। अली अमीन गंडापुर। अच्छा ठीक है, ठीक है सर, मैंने नाम जो पढ़ा वो शायद कुछ गलत था। क्या पाकिस्तान, सर ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप मेरी भावनाओं को समझ लीजिए, आप जरा पाकिस्तान के आवाम को जरा समझ लीजिए। जो खासतौर से अली अमीन है, उनकी तरफ से तो कई बार आतंकवादियों को समर्थन करने की बात कही गई कि पाकिस्तान की सेना समर्थन करती है। फिर
किस वक्त कहा गया ये? उनका बयान है। अभी पाकिस्तान के एक आपको एक पुलिसकर्मी का भी मैं बयान सुना देती हूँ इस ऑपरेशन को लेकर। उनका ये बयान तो मैंने कई जगहों पर पढ़ा। यही तो बड़ी हैरत की बात आ जाती है साहिर सर, इनको बयान सुनाई नहीं देते, इनको बयान दिखाई नहीं देते। नाना जी, छोटे अफसरों के बयान तो छोड़ दीजिए, इनके विदेश मंत्री ने खुलेआम बोला, इनके विदेश मंत्री ने खुलेआम बोला ना, पूरा वीडियो दुनिया में घूम रहा है। उन्होंने मान लिया कि अमेरिका के कहने पर हमने ये सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किए। अमेरिका के कहने पर उन्होंने तो बयान दे दिया विदेश मंत्री, अभी भी वही फॉरेन मिनिस्टर हैं आपके, वीडियो है आपके चारों बगल अवेलेबल। देखिए कितने शर्म की बात है, आप एक एग्जाम्पल नहीं दे सकते कि आम जनता, आवाम के प्रोटेस्ट पर इंडिया में गोली चली हो। इतना बड़ा देश है, आपसे ज्योग्राफिकली कितना बड़ा है। मैंने आपको बताया और आप दूसरी बात, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, जरा मेरी बात सुन लीजिए, सुनने का माथा रखिए। बीजेपी ने अपॉइंट किया था, मोदी ने अपॉइंट किया था सत्यपाल मलिक को गवर्नर मकबूजा कश्मीर का, वो कहते हैं मोदी ने मरवाए हैं। आप यहाँ पर बैठकर उसका दिफा हैदर हयात खान, हैदर हयात खान सुनिए ना, आपके यहाँ फजलुर रहमान ने भी बहुत बड़ी बातें कही। आपके यहाँ आपके जो मोहसिन नकवी हैं उनकी तरफ से हाल ही में एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान की सेना हाथ से चली गई, पाकिस्तान पूरा हाथ से चला गया, पाकिस्तान के जो आपके सीडीएफ आसिम मुनीर हैं उन्होंने बर्बाद कर दिया। अरे बहुत पीछे ना जाइए, ये आप इधर उधर अगर बयानों का जिक्र कर रहे हैं, मौजूदा हालात में जरा देख लीजिएगा। नाना जी, मेरी एक और बात छूट गई है, मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ, ये बोल रहे हैं ना कि वहाँ इंडिया का फौजी जो है कश्मीरियों को बंदूक तान के खड़ा है, तो वो बाकी आपके यहाँ जो कश्मीरी है वो क्यों कर रहे हैं? वो कश्मीर में इंडिया के कश्मीर से मिलना चाहते हैं। आप गलत कोट कर रहे हैं, मैंने घटिया फौजी कहा है, मैंने घटिया फौजी। अच्छा, घटिया फौजी, ओके। तो ये घटिया फौजी के पास आपके पीओके के लोग क्यों आना चाहते हैं? कौन आना चाहता है? कौन आना चाहता है? ओ भाई, आप आज प्लेबिसाइड करवा दें, आप आज प्लेबिसाइड करवा दें, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कश्मीरी बता देंगे वो क्या करना चाहते हैं। अगर हयात साहब, इतना ही हैदर हयात खान, देखिए ये बातें आपके जुबान से तो शोभा बिल्कुल नहीं देती। ये बात आपकी जुबान से इसलिए शोभा नहीं देती क्योंकि पीओके में चुनाव आपने कराने की कोशिश की थी ना। पीओके में तो मैं तो बोली शुरुआत आप पीओके से कर दीजिए। पीओके में चुनाव जो हुआ आपने वो भी बंदूक की नोक पे करवाया, लोग वोट डालने के लिए नहीं पहुंचे। आपने आधे अधूरे वोट को आपने एक तरह से जनादेश बता दिया। तस्लीमा अख्तर जो ये कह रहे हैं, खासतौर से उन्होंने मेरी सेना को लेकर ये बात कही, हिंदुस्तान की सेना को लेकर उनकी तरफ से कहना है कि भाई कोई आना नहीं चाहता पीओके का, इनको ऐसा लगता है जम्मू कश्मीर की आवाम जरूर जाना चाहती है पाकिस्तान के साथ में। बताइए जरा, क्या आपके या आपके जानने वालों की एक प्रतिशत हिस्सा है ऐसी कोई ख्वाहिश है क्या? हैदर हयात साहब की ये इंडिविजुअली सोच है, वहां कोई जाना नहीं चाहता है। वहां तो बड़े बड़े लाखों में नारे लग रहे हैं, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, वो मैंने देखा है, वो प्रोटेस्ट हमारे पास वो रील पड़ी हुई है। इवन की हिंदुस्तान शहीद का जनाजा नहीं देखा, पर आप शहीदों की क्या बात करेंगी? और इंडियन आर्मी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। अच्छा, हैदर हयात खान 14 अगस्त को सुनिए, हैदर हयात खान सुनिए ना, हैदर हयात खान आप तस्लीमा को आप यहाँ पर आवाज दबाने की कोशिश करें, ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। यहाँ पे खासतौर से फौजी की बात हुई तो मेजर नदीम शेख कुछ कहना चाह रहे थे तस्लीमा की इस बात को लेकर। तस्लीमा, मेजर नदीम शेख, हैदर हयात खान। देखिए, आपको पता है कि देखिए पूरा ये जो आपने जो ऑक्युपाई किया हुआ है कश्मीर, वहां पे जिस तरह से हैदर हयात खान ने कहा है कि अगर आप प्लेबिसाइड करा दें तो ये जल्द ही पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएंगे और एक दिन आपको ये कराना पड़ेगा। और वहीं पर ये जो बात कर रहे हैं कि फौज ने फायरिंग किया, आप पेज पर नहीं आते। अभी एक तरह से इन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान को खासतौर से जम्मू कश्मीर का सौदा कर दिया। अरे जो मालिक था उसने लिखित पेपर में कहा कि मैं पूरी स्वेच्छा के साथ हिंदुस्तान का हिस्सा बनना चाहता हूँ। कब्जा किया आपने, आप लोग दोनों किसी एक पेज पर हो जाइए। सर आलोक ने कहा फायर, मैं आप देखिए ऑपरेशन ब्लू स्टार किसने किया। देना चाहती हूँ जो नदीम साहब कह रहे थे कि ये इलीगल, नदीम साहब आप मुझे बताओ पीओजे के इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, ये इंडियन जम्मू एंड कश्मीर बता रहा है, हिंदुस्तान को दावत दी है, आप लोग आइए आप इलेक्शन करा लें और फिर आप देख लें।
ये तो आपके पीछे भी कोई गन लेके खड़ा है, तो आप इलीगली कौन आए ये तो नदीम साहब आपको पता है। इलीगल कौन आए यहाँ पर ये आप जानते हैं बखूबी। इस पर पर्दा डालने की कोशिश मत कीजिएगा, ये पूरी दुनिया जानती है। क्या आप कबालियों को भूल गए? क्या आप भूल गए कि हमारी शिरवानी साहब जो बारामूला से कैसे खदेड़ा उन्होंने आपके उन जालिमों को, उन जाबरों को जो इलीगल ऑक्यूपाई करने आ रहे थे यहाँ पर। हाँ, तो ये जब है हम इनवाइटेड, यहाँ पर महाराजा हरि सिंह साहब ने इनवाइट किया हिंदुस्तान की फौज को, इवन की हिंदुस्तान की कंट्री को, क्या अब हम आपके साथ जाना चाहते? तो फिर 370 क्यों खत्म किया? आर्टिकल 370 क्यों खत्म किया? अगर आप लोग इतने यहाँ पे एक कंट्री में एक ही लॉ होता है, एक कंट्री में एक ही लॉ होता है। क्या बात है? ये इंडियन कश्मीर है, ये इंडियन कश्मीर है। एक कंट्री में इंडिया का हिस्सा है, इंडिया की स्टेट है, यूटी है, तो एक ही कानून रहेगा ना। मेजर नदीम शेख देखिए कितनी खूबसूरत बात कही है यहाँ पर तस्लीमा ने। एक देश में एक ही लॉ होगा ना। अब भाई एक देश में दो प्रधानमंत्री मैंने कहीं और तो इस रूप में देखा नहीं है। अच्छा, मेजर कर्नल मलिक साहब, क्या ऐसा कहीं देखा है क्या? और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही हो जाती है, और खैबर पख्तूनख्वा की बात को इधर उधर लेकर जाने की कोशिश की जा रही है, जहां पर सेना और पुलिस अगर खुद ही उस पूरी व्यवस्था के खिलाफ नजर आ रहे हो और ये कहा जाए कि बीमारी कहीं बाहर तलाशने की कोशिश करें, सबसे ज्यादा बीमारी तो इस सिस्टम के अंदर है, उसको कोई पकड़ना नहीं चाहता। नैना जी देखिए, मेरे पाकिस्तान की मेहमान जो है ना, पूरा आदर उनको। पाकिस्तान की आदत है चारों तरफ को ढोल पीटते रहो और अपने अंदर मत झांको। तस्लीमा जी ने बहुत खूब कहा, बहुत अच्छा जवाब है। और दूसरी बात यह है कि मैं एक चीज बता देता हूं आपको, जम्मू एंड कश्मीर ये हमारा है, इसके अंदर आप सबको पता है, इतिहास आप भी जानते हो, लेकिन चूंकि आपको टीवी पे आके एक बाइट देनी है, ISI इसको देख रही है, मुझे मालूम है, ठीक है, तो आपको ये बाइट देना आपकी मजबूरी है। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर बहुत खूबसूरत भारत का हिस्सा है और पूरा प्रॉपर लीगल सिस्टम की तरह इसके एनेक्स हम सब जानते हैं, बार बार क्यों हो रहा है। सुनो हैदर साहब, सुनो ना, सुनो। प्रॉब्लम यहाँ आ खड़ी हुई है कि जब जम्मू एंड कश्मीर के जो डेवलपमेंट वर्क है, हमारा पता कितना लास्ट ईयर का कितना था वहां, 1,23,000 करोड़ बजट हमने अपने जम्मू एंड कश्मीर में खर्च उसमें से कितना आप सिक्योरिटी पर खर्च करते हैं? उसमें से कितना आप सिक्योरिटी पर खर्च करते हैं? 47%। आपकी जो बजट में, अरे सुनो, 4,500 रुपए खर्च करके, वो भी पाकिस्तानी रुपया, भारत के हिसाब से अगर मैं लगाऊं तो 1,300 करोड़ रुपया आएगा। वो 1,300 करोड़ रुपया पूरा POJ के देके और उनकी लाइफ खुशहाल करने चले हो। उनके अंदर बेसिक सुविधाएं, अरे हमारे यहाँ तो, अच्छा तस्लीमा जी से पूछता हूँ, जब ये श्रीनगर से आती है कैसे आती हैं, पूछ लीजिए, आपके सामने बैठी है ना। मेरा इतना प्यारा जम्मू एंड कश्मीर है मेरे देश का, इसके अंदर वो डेवलपमेंट कार्य हमने शुरू किए ताकि लोगों की प्रॉब्लम को एड्रेस कर सके। अरे लोग दूर दराज, सुनो ना मेरे भाई, मेरी बात सुन लीजिए, आप तो पत्रकार हो, आपको तो सारी चीज पता है, फिर क्यों झूठ को आगे बोल बोल के उसको सच्चाई करना चाहते हो? इसीलिए आपके फैक्ट्स क्लियर कर रहा हूं कर्नल साहब, आपकी इज्जत करता हूं, आपके फैक्ट्स क्लियर कर रहा हूं। करना चाहते हो। और दूसरी चीज, एक बात सुनो, आपका जो प्रोफाइलिंग है पूरा आपकी आर्मी का, वो प्रोफाइलिंग कोई नया थोड़ी है। अरे आप देख लिया 1999 की बात है जब कारगिल हुआ था। सुनो मेरी बात, क्या प्रोफाइलिंग है हमारी? प्रोफाइलिंग ये है कर्नल साहब कि हमने अपने से 10 गुना बड़ी फौज को शिकस्त नहीं दी, इबरतनाक शिकस्त दी। हमारी प्रोफाइलिंग पाकिस्तान की आज दुनिया से जाकर, तभी तो बांग्लादेश बना है। आपकी फादरलैंड इजराइल को मसला है, या आप ये मदरलैंड भारत को मसला है? पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। बड़ी फौज, कितनी बहादुर फौज है, कितनी बहादुर आर्मी है कि तकरीबन 93,000 तो सरेंडर कर दिया हथियार के साथ, ड्रेस के साथ, और 93,000 में से 15,000 छोड़ दिया। सिंगल डॉक्यूमेंट ठीक है सर, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि जो किसी देश का काला अध्याय है वो बार बार उधेड़कर, मैं किसी के जख्मों को हरा नहीं करना चाहती, ना ही मेजर नदीम शेख का, ना ही हैदर हयात खान का। मैं मौजूदा हालात पर बात करना चाहती हूँ। अच्छा मेजर नदीम शेख, ठीक है 1971 में जो हुआ वो पुरानी बात हो गई, मैं इस बात कर रही हूँ 2026 की। आतंकवाद 1947 से लेकर 2026 तक पाकिस्तान के लिए मुसीबत का सबब है। हर मौके पर, हर मोर्चे पर, हर मंच पर यही बात बार बार कही जाती है कि भाई हम तो पीड़ित हैं आतंकवाद से। अरे उस पीड़ा का अगर कोई जख्म का कोई दवा करना चाहता
तो नहीं कर सकता था क्या? अब खुद तो यही बात खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस कह रही है कि हम उसका इलाज करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सेना करना ही नहीं चाहती। वो उन आतंकवादियों को दोबारा छुड़ा कर ले आती है, क्योंकि भाई रोजी रोटी एक तरह से उनकी उसी से चल रही है। ऐसा है क्या? ये उसी गठजोड़ को नहीं दिखाता है क्या? देखिए, अभी जिस तरह मेरे भाई हैदर आपने बड़ा क्लियर बता दिया कि वो अमन कमेटी है, कोई पुलिस नहीं है, और ना ही उन्होंने कोई इस तरह का बयान दिया है। ये तो आप लोग उसको प्रोपेगेंडा बनाकर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। दूसरी बात, अगर आप 70 की बात, बांग्लादेश की बात करते हैं आप, तो आपको ये अच्छी तरह पता होना चाहिए कि 93,000 कॉम्बैट नहीं थे, उसके अंदर से सिर्फ 33,000 कॉम्बैट थे। कर्नल साहब को अच्छी तरह से पता होना चाहिए, ठीक है। और वहां पे आपने दो भाइयों की लड़ाई में दो भाइयों की चपकली का फायदा उठाया, और एक जो है इंटरनेशनल बॉर्डर को आप लोगों ने वायलेट किया, उसकी इंटीग्रिटी। नदीम शेख साहब, आप बड़े मासूम लगते हैं कभी कभी, मुझे सीरियसली मुझे लगता है आप बड़े मासूम लगते हैं। अच्छा, साहिर सर ये कह रहे हैं कि भाई हमने फायदा उठाया, हिंदुस्तान ने फायदा उठाया। फायदा उठाना होता तो आज बांग्लादेश हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं होता क्या? फायदा उठाना होता तो बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा हो या पीओके, भारतीय सेना के बाएं हाथ का खेल नहीं होता क्या? कैसी बातें करते हैं, वाकई में मुझे बड़े मासूम लग रहे हैं आज तो ये। जी नैना जी, देखिए, मतलब कोई आदमी कैसे सफेद झूठ बोल सकता है? 93,500 के सर्विस नंबर और आई कार्ड के साथ में, डॉक्यूमेंट्स के साथ इनको सौंपा गया। तो खैर वो अब ये आज के समय में कोई ये जानते हैं आप? अच्छा, सुनिए एक मिनट, अरे सर, नंबर गेम पे ना जाए, नंबर गेम पे ना जाए दीजिए। वो पाकिस्तान में भेजे गए ना, तो पाकिस्तान से वो सैनिक जो थे, वो सैनिक नहीं थे, वो क्या सोशल वर्क करने के लिए आए हुए थे हथियार लेकर के? अच्छा, दूसरी नदीम साहब, देखिए नदीम साहब, आप इस बात को समझिए, आप जिस रास्ते पे पाकिस्तान आपका जा रहा है, पाकिस्तान का उससे भला नहीं होगा। आप देखिए किस तरह से पाकिस्तान का आपने ट्रेनिंग दी है। देखिए, एक मुझे कहने दीजिए, एक बार मैं बस 2 मिनट समझ लूंगा। आप देखिए मिलिटराइजेशन कैसे हो रहा है, सैनिकरण। 4 बार आपके सैनिक ने जबरदस्ती मार्शल लॉ लाएगा, डेमोक्रेसी को कुचल करके अपने बूटों से। भारत में हुआ है कभी ऐसा? नहीं हुआ है। आप सुनिए, हाँ बिल्कुल आपका मसला है, बिल्कुल आप जो कहा है, वाली जमहूरियत नहीं है। अरे ठीक है भाई, आपका हमारे दीन में शोराई सिस्टम है, हम हाइब्रिड सिस्टम कर सकते हैं जी, हमसे हमारा, और ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर। ये हाइब्रिड सिस्टम, सुनिए ना, ये हाइब्रिड सिस्टम में देखिए गाड़ी चलती है 4 पहिए से, अगर आपको 4 व्हीलर चलानी है मेजर नदीम शेख साहब, सुनिए ना, और उसमें अगर बैलेंस बना रहे तो ज्यादा बढ़िया है। कोई भी गाड़ी बराबरी बैलेंस से चलती है। ये हाइब्रिड सिस्टम किस तरह का है जो हमेशा उसके बाकी की जो टायर हैं वो पंचर ही रहते हैं, और एक ही टायर नजर आता है जो सिर्फ और सिर्फ सेना का नजर आता है। ये बात वो हो गई ना, खाता ना पहिए, जो आसिम मुनीर कहे वो सही। अब भले ही आतंकवादी उन्हें प्यारे लगे तो वो आतंकवादी नहीं नजर आएंगे। आसिम मुनीर साहब क्योंकि छा गए पूरी दुनिया पर, हर जगह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नाम है, तो अब आपको वो बुरे लग रहे हैं, क्योंकि आपके तो चीफ का भी नाम किसी को नहीं पता। मुझे तो नहीं पता कम से कम आपके चीफ का नाम किस वक्त कौन है। आपके सीडीएफ का पता था, वो जो अनिल चौहान है, पता नहीं अभी सर्विंग है नहीं है, किसी को नहीं पता इंडिया का। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर आसिम मुनीर फील्ड मार्शल साहब, अ ग्रेट फील्ड मार्शल, जो हो रहा है सर। फील्ड है, मोहल्ले के गुंडे को सभी जानते हैं, मोहल्ले के गुंडे को सभी जानते हैं। हमारा सिक्योरिटी मांग रहे हैं, पूरी दुनिया से आगे लोग सिक्योरिटी मांग रहे हैं। नदीम शेख, मेजर नदीम शेख, अच्छा आप ये कभी तय कर लीजिए, अभी कुछ देर पहले हैदर हयात ऑल्दो चले गए हैं शायद, वरना कुछ समय पहले वो यही बात कह रहे थे कि भाई जिन चौकियों पर अभी रोका गया वो हिंदुस्तान की तरफ से थी, बलूचिस्तान में जो हालात हुए वो हिंदुस्तान की तरफ से थे। आप ये तय कर लीजिए ना, अगर आपकी इतनी वाव वर्ल्ड लेवल की अगर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं तो अपने ही देश की सीमा की रक्षा क्यों नहीं कर पाते? ऐसी कौन सी आपकी सुरक्षा एजेंसी है? देखिए, चैलेंजेस हैं, हमें प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, अनरेस्ट है। आप ये मान रहे हैं ना कि आपकी पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों को बहुत प्रेम जताती है, यही वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा में पुलिसकर्मी आमने सामने आगे चले, कम से कम प्रेम तो हम प्रेम से मारते हैं उनको, प्रेम जताते नहीं है, प्रेम से मारते हैं। ये हमने उनको सबक सिखाया हुआ है।
आतंकवाद के खिलाफ यही तो बात है, इसीलिए भरोसा नहीं किया जा सकता सर, यही तो इसलिए भरोसा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की अगर नफरत की बात तो ठीक है, प्रेम ज्यादा घातक है और ये बात बखूबी समझ रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा, पीओके बलूचिस्तान की आवाम भी, जो बहुत प्रेम दिखा दिखा के जिस तरह से अपनी आवाम का कत्लेआम कर दिया ना, जिस तरह से अपनी आवाम को बर्बाद कर दिया, वो बखूबी समझ रहे हैं। लेकिन अब ये बड़ी तस्वीर तो क्लियर कट हो जाती है कि पाकिस्तान की सेना उन आतंकवादियों को छुड़ा रही है जो पाकिस्तान की पुलिस लगातार जिन्हें पकड़ती है खैबर पख्तूनख्वा में। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत शुक्रिया। वक्त इतना ही था, मुझे रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।